हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड शुद्ध अभिवृत्ति, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको अन्य विषयों पर वीडियोज मिल जाएंगी, वो पेपर सेकंड हिंदी के लिए भी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए वैज्ञानिक, सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक, व्यक्तिगत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए, ये वैज्ञानिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण कौन सा होना अनिवार्य है? कौशलात्मक दक्षताएं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन, ए, बी और सी सभी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ए, बी, सी और सभी। हम देखिए, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण कौन सा होना चाहिए? कौशलात्मक दक्षताएं होनी चाहिए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति होनी चाहिए और धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन। तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अनुसंधान पेपर लेखन से लाभ है शोध संबंधी विचार विनिमयकरण, शोध उपागमों से परिचय, वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ये सभी हैं हमारे। अनुसंधान पेपर लेखन से लाभ जो है शोध संबंधी विचार विनिमयकरण होते हैं, शोध उपगमों में से परिचय, वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता होती है। तीनों हमारे सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता है केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, उपरोक्त में कह नहीं सकते। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए होता है। अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता जो है समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर है, अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यताएं नहीं होती है। प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी कथन हमारे सत्य हैं। प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता है, प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यताएं नहीं होती हैं और प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तीनों ही हमारे सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे, अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान का परिमार्जन है, अनुसंधान निष्कर्षों की व्यापक आलोचना हेतु प्रस्तुति है, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन। उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन की का लाभ नहीं है। अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है तो कौन सा है? व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ये शोध पत्रिकाओं के अपने मापदंड के अनुरूप, शोध करने वाले विद्वान की रुचियों के अनुकूल, शोध क्षेत्रों की परंपराओं के अनुकूल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है। यहाँ पर सौंदर्य बोध से अभिप्राय है अनुसंधान के बाह्य स्वरूप की सुंदरता से, अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता से, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है, ठीक है, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। अनुसंधानकर्ता के मूल्य एवं गुणों का स्थानांतरण होता है उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले शोध कार्य में, केवल उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में,
उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों में केवल उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुसंधानकर्ता के मूल्य एवं गुणों का स्थानांतरण होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। अनुसंधान का एथिक्स संबंध नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। व्यक्तिगत स्वार्थ से, वैज्ञानिक विधि से, विश्वसनीयता से या मानवीयता से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अनुसंधान का एथिक्स क्या संबंध नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, कौन सा है ये? अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है। अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है। यदि एक, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी पद त्रुटिपूर्ण है। अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन से हैं? देखिए, अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है हमारा ये आंसर। अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी। अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, ये भी। उपरोक्त सभी पद त्रुटिपूर्ण है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को कहा जाएगा मूल्यपरक अनुसंधान, दूषित अनुसंधान, अनुचित अनुसंधान, पूर्वाग्रही अनुसंधान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाएगा? दूषित अनुसंधान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण है, कौन सा गुण है? जिज्ञासा प्रवृत्ति, सशक्त कल्पनशीलता, योग्यता, ये उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति है, कि उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए सभी प्रकार के अनुसंधान करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। समस्या का चयन आधार है दो परस्पर विरोधी अनुभव, अनुसंधान के बाद किए गए सुझाव, विषय विशेषज्ञों से परामर्श, ये उपरोक्त में सभी। समस्या का चयन आधार जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। उपरोक्त में सभी है। ये दो परस्पर विरोधी अनुभव होने चाहिए, अनुसंधान के बाद दिए गए सुझाव और विषय विशेषज्ञों से परामर्श। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। आजकल प्राय अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित परंपरा प्रचलित है, ठीक कौन सी है परंपरा? ये अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे अर्थ पर्यवेक्षक से उसे समस्या प्रदान करते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं समस्या ढूंढने में अत्यधिक परिश्रम करते हैं। अनुसंधानों के शीर्षक में चरों की हेराफेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। उपरोक्त में ए और सी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आजकल प्राय अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित परंपरा जो प्रचलित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में डी हो जाए। ए और सी है हमारे, ए है और सी है। अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे पर्यवेक्षक से उसे समस्या प्रदान करते हैं और अनुसंधानों के शीर्षक विचारों की हेराफेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। ए और सी हमारे राइट आंसर रहेंगे। पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है? अनुसंधान करने वाले शिक्षक से जानकारी ग्रहण करके, अनुसंधानकर्ता से व्यापक जानकारी ग्रहण करके, उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, जब वे परस्पर समझौता करते हैं, जब वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त में से किसी भी स्थिति में नहीं। परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से तात्पर्य है जब किसी स्पष्टीकरण में स्पष्टता होती है, जब किसी स्पष्टीकरण में विभेद उजागर होता है, जब किसी स्पष्टीकरण में किए अभिव्यक्ति में मतभेद होता है। उपरोक्त में सभी।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उपरोक्त में सभी हैं। स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से तात्पर्य जो है, जब किसी स्पष्टीकरण में अस्पष्टता होती है, जब किसी स्पष्टीकरण में विभेद उजागर होता है, जब किसी स्पष्टीकरण में की अभिव्यक्ति में मतभेद होता है। तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऐतिहासिक विधि के प्रकार जो हैं कौन से हैं? विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी, विद्यालय सर्वेक्षण एवं सामाजिक सर्वेक्षण, परीक्षा प्रश्नावली सर्वेक्षण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वेक्षण, परीक्षा, प्रश्नावली, सर्वेक्षण। ऐतिहासिक विधि के जो प्रकार कौन से हैं? सर्वेक्षण, परीक्षा और प्रश्नावली, सर्वेक्षण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता क्या होती है? अत्यधिक होती है, आंशिक रूप से होती है, सामान्य है या बिल्कुल भी नहीं होती है? सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता क्या होती है? देखिए आंशिक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित हो रहती है, किस में रहती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि न्यायाधीश नियंत्रण निष्कर्ष विधिता संबंधी समस्याओं से मुक्त रहती है? ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि या सर्वेक्षण विधि? निम्नलिखित में से कौन सी विधि न्यायाधीश नियंत्रण एवं निष्कर्ष विधिता संबंधी समस्याओं से मुक्त रहती है? ऐतिहासिक विधि रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, घटनोत्तर विधि का संबंध जो होता है किससे होता है? न्यायाधीश से, नियंत्रण से, निष्कर्ष संबंधी विधिता से, उपरोक्त में सभी से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी से है। हमारी घटनोत्तर विधि का संबंध जो है न्यायाधीश से है, नियंत्रण से है, निष्कर्ष संबंधी वैधता से, तीनों से हमारा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, न्यायाधीश नियंत्रण निष्कर्ष वैधता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान प्रकृति की है? सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक एवं घटनोत्तर विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि होती है। न्यायाधीश नियंत्रण एवं निष्कर्ष विधिता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान रहती है? ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही हैं, ऐसे अनुभव जो किए जा रहे हैं, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है, ये किससे रहता है? ये उपरोक्त में सभी से रहता है। ये उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू है, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही है, ऐसे अनुभव जो किए जा रहे हैं। तो तीनों से हमारा सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।